नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम जो अंग्रेजों की नीतियों को पढ़ रहे थे उन नीतियों में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या है कि जो भू राजस्व था, क्या था? भू राजस्व था। भू राजस्व व्यवस्था को हमने देख लिया था। हमने इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को देखा कि किस तरह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया जाता है, कौन उसके जनक रहते हैं। आगे आते हैं इनका कृषि का व्यवसायीकरण। क्या आता है? कृषि का व्यवसायीकरण। यानी कि अब क्या करना है, व्यवसाय के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। ओके, व्यवसायीकरण। चलिए ओके, चलिए कृषि के व्यवसायीकरण की बात करें तो देखिए अंग्रेजों की प्रमुख नीतियों में से एक क्या था कि वो था कृषि का व्यवसाय कर देना। मतलब भारत, देखिए कृषि होती है दो तरह की। पहले कृषि के प्रकार देख लेते हैं। दो तरह की कृषि देखने को मिलती है, एक होती है खाद्य कृषि और दूसरी होती है व्यवसाय कृषि। देखिए खाद्य कृषि में वो चीजें उगाई जाती हैं जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई। ये क्या है? ये मुख्य रूप से खाद्यान्न में आते हैं। जबकि व्यवसाय की बात करें तो इसमें चाय आ गई, अफीम आ गई, ओके, इसके अलावा नील हो गई, रबड़ हो गया। ओके, तो ये कौन सी कृषि आती है? ये व्यवसायिक कृषि में आती है, जिनका कि मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जूट का एग्जांपल ले सकते हैं आप। ओके, तो भारत में अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले मुख्य रूप से खाद्यान्न जो कृषि थी, इस खाद्यान्न कृषि के ऊपर भारतीय किसान ज्यादा निर्भर रहते थे। परंतु अंग्रेजों ने आके क्या कर दिया, व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कपास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, कपास का ज्यादा बढ़ावा इन्होंने दिया था। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं कि हम खाद्यान्न कृषि को छोड़ के व्यवसायिक कृषि की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि का व्यवसायीकरण बोलते हैं। थोड़ा सा इसका भारत की सरजमी पे प्रभाव देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो यदि मैं व्यापारिक कृषि की बात करूं या व्यवसायीकरण की बात करूं तो इसका नतीजा ये रहा कि जो खाद्य कृषि थी, खाद्यान्न के क्या होने लगे? कम होने लगे। ओके, और इसके अलावा क्या है, भारत में अकाल, जब अकाल पड़े तो इन अकाल के समय में क्या हुआ, भारत के पास प्रॉपर खाद्यान्न नहीं थे और खाद्यान्न न होने की वजह से क्या है, जो भूखमरी की समस्या है, इस भूखमरी की समस्या को क्या मिला था? काफी हद तक बढ़ावा मिला था। ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने व्यवसायीकरण किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से व्यापार है। क्या है? व्यापार है। और व्यापार के लिए इनको आवश्यकता थी कच्चे माल की। किसकी? कच्चे माल की आवश्यकता थी। और ये कच्चा माल कहां से आता था? ये आता था कृषि से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मुख्य रूप से जो व्यापार कर रहे थे, इनका व्यापार था वस्त्र व्यापार। कौन सा था? वस्त्र का व्यापार किया करते थे। और वस्त्र के व्यापार के लिए जो प्रमुख चीजें होती है वो व्यवसायिक कृषि से प्राप्त होती है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो नील हो। इसके अलावा चाय, अफीम, रबड़, जूट, इन चीजों को भी इन्होंने भारत में क्या किया? बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। ओके, तो चलिए इन्हीं चीजों के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कृषि का जब व्यवसायीकरण किया, व्यवसाय करना स्टार्ट किया, तो एक दो आपको बगान याद रखने हैं जब हम चाय के क्षेत्र में बात करेंगे। और इसके अलावा जो इससे जुड़ी हुई प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में सीधे छपते हैं, तो उन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं चाय की। किसकी बात कर लेते हैं? चाय की बात कर लेते हैं। देखिए चाय मुख्य रूप से आज पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। और हरियाणा की बात करें तो लोगों की आंख भी नहीं खुलती है जब तक चाय उनके गले में न चली जाए। तो चाय मुख्य रूप से कहां से लेके आते थे? मुख्य रूप से असम के ऊपर निर्भर करते थे। चाय आती थी इनके आसाम से, असम से। और इसलिए इन्होंने जो बगान बनाने स्टार्ट किए, तो पूछ लेते हैं कि प्रथम बगान कब बनाया गया? तो प्रथम बगान 1835 के अंदर क्या है, प्रथम बगान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और यदि चाय कंपनी का पूछा जाए, किसका?
चाय कंपनी का पूछा जाए तो चाय की प्रथम कंपनी कब खोली गई थी? 1837 में। कब? 1837 और 1838 के बीच में। मुख्य रूप से ज्यादातर किताबों में आपको इसकी डेट 1838 देखने को मिलेगी, तो इस आंकड़े को ज्यादा याद रखना है, जबकि कुछ इसको आंकड़े को क्या मानते हैं? 1837 भी मानते हैं। ओके, यदि मैं जूट के उत्पादन की बात करूं, किसकी? जूट के उत्पादन की बात करूं, तो जूट के लिए मुख्य रूप से जो भारत की सोने की चिड़िया में अहम भूमिका निभाने वाला क्षेत्र बंगाल है, बंगाल के ऊपर निर्भर करते थे। और इसके अलावा क्या है, ये अफीम की कृषि करते थे। किसकी? अफीम की कृषि करते थे। और इसका व्यापार किससे होता था? चीन से व्यापार था। किससे? चीन से व्यापार किया करते थे। ओके, और 1773 में इस पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? एकाधिकार करने का काम किया। देखिए, भारत में अफीम एक महत्वपूर्ण कृषि के रूप में उभरा था। यह अंग्रेजों की महत्वपूर्ण देन में से एक थी, जिसकी व्यापार किससे होता था? चीन से व्यापार होता था, क्योंकि चीन में क्या है, इस चीज की काफी डिमांड थी। और 1773 आते आते अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसके ऊपर अपना एकाधिकार कर दिया। यानी कि आज के बाद क्या है, जितनी भी अफीम होगी वो अफीम अंग्रेज ही उसको खरीदेंगे और लाइसेंस के बेस के ऊपर क्या होगा? अफीम के उत्पादन होने का काम होगा। आज भी यदि भारतीय सरजमी की बात करें तो अफीम के लिए क्या किए जाते हैं? लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं, और उन्हीं लाइसेंस के आधार के ऊपर क्या होता है? अफीम की कृषि की जाती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारी दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती है, इन मेडिसिन को बनाने के अंदर क्या होता है? इस अफीम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जब बात अफीम की हो तो आधे विद्यार्थी तो वैसे ही मन में उत्साह पैदा होने लग जाता है कि जी अफीम की बात कर रहे हैं ना। तो चलिए 2 लाइन अफीम के लिए भी हो जाए। अजमाइशों से ऐतराज नहीं तेरे, अजमाइशों से ऐतराज नहीं तेरे, ना यकीन से हैं। क्या? अजमाइशों से ऐतराज नहीं तेरे, न तेरे यकीन से हैं। वो बहला देती है बातों से, वो बहला देती है बातों से, उसके लफ्ज अफीम से हैं। तो चलिए अफीम की बात करें तो अफीम का व्यापार आपको जरूर याद रखना है। प्रारंभिक फेज में चीन से व्यापार होता था और 1773 में आते आते क्या हो गया? इसके ऊपर इन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया था। ठीक है ना। तो ये था मुख्य रूप से वो पृष्ठभूमि जिसके आधार पे अंग्रेज क्या कर रहे थे? कृषि का व्यवसायीकरण कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई प्रथा की, कि इन कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी प्रथाओं को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था। क्योंकि अनेक प्रथा हमें देखने को मिलती है, चाहे वो 3 कटिया प्रथा रही हो, जो कि अनेक एग्जाम में लगातार पूछी रही। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ददनी प्रथा। किसकी? ददनी प्रथा का जिक्र कर लेते हैं कि ददनी प्रथा क्या थी। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? ददनी प्रथा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। इस ददनी प्रथा में होता क्या था कि जो बड़े व्यापारी होते थे या उद्योगपति होते थे, वो क्या काम करते थे? जो किसान थे और जो मजदूर थे, इन मजदूरों को क्या करते थे? पहले पैसा देते थे। क्या देते थे? पैसा देते थे, और इस पैसे के बदले उनसे क्या करवाते थे? कृषि करवाते थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इस ददनी प्रथा में एक तरह से एडवांस में पहले पैसा दिया जाता था, और उस एडवांस पैसे की वसूली के रूप में, या मैं कहूं उस पैसे के बदले किसानों से क्या करवाया जाता था? कृषि करवाई जाती थी। और ये कृषि मुख्य रूप से कौन सी होती थी? व्यापारिक होती थी। कौन सी कृषि करवाते थे? व्यापारिक कृषि करवाते थे, जो कि उनके उद्योगों के अंदर काम आ सके। प्रारंभिक जब फेज शुरू हुआ ददनी प्रथा का, तो इस प्रथा के अंदर भारतीयों को अपनी तरफ काफी उकसाया। खास करके जो निम्न वर्ग होते हैं, या जो गरीब मजदूर वर्ग था, या जो छोटे किसान थे, उनको क्या काम करते थे? बहुत कम ऋण पे पहले पैसा दे देते थे, और कहते थे इस पैसे से आप क्या करिए? आप कृषि करिए। और कृषि कौन सी करनी है? आपको व्यापारिक कृषि करनी है, और इसके अंदर जिस जिस उत्पाद की हम बात करेंगे, उसी उत्पाद को आपको अपने खेत में उगाना है, और अंत में क्या है? उस उत्पाद को हम ही खरीदेंगे, और इसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा या जो भी मुनाफा होगा, वो मुनाफा आपको दे दिया जाएगा। तो ये थी मुख्य रूप से ददनी प्रथा।
धीरे धीरे आगे चलते चलते ददरी प्रथा ने भारतीय किसानों का काफी ज्यादा शोषण करने का काम किया था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रथा की, जिसको बोलते हैं कम्योटी प्रथा। कम्योटी प्रथा, देखिए कम्योटी जो प्रथा है ये बिहार और उड़ीसा में, कहां पे, जो बिहार का क्षेत्र है और जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या हुई थी, मुख्य रूप से जो कम्योटी प्रथा है ये काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी। देखिए कम्योटी क्या होती है, ये एक जाति जो कमिया जाति है, इसी जाति के लोगों के ऊपर जो प्रथा लगाई गई थी इसको क्या बोला गया था, कम्योटी प्रथा का नाम दिया गया था। ओके, तो जाति का नाम जरूर याद रखना है, कौन सी, कमिया जाति। इन जाति को क्या किया जाता था, एक ऋण दे दिया जाता था, एक ऋण देते थे, ठीक है ना। इनको बोलते थे ये लीजिए पैसा, आप अपने घर का गुजारा करने के लिए पैसा ले लीजिए, आप इस पैसे का प्रयोग करिए। और बाद में क्या होता था, जो साहूकार या जो व्यापारी या साहूकार, देखिए इसमें व्यापारी भी शामिल होते थे और जो साहूकार थे ये भी इसमें शामिल होते थे, ठीक है ना। मुख्य रूप से इनकी जो चेन थी वो अंग्रेजों से जुड़ी हुई होती थी। तो ये व्यापारी और साहूकार कमिया जाति के लोगों को ऋण प्रदान करते थे, कहां पे, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में। और उनको ऋण देने के बाद जो ब्याज होता है, क्या, जो ब्याज होता है, इसके बदले में उनसे क्या करवाया जाता था, खेत में काम करवाया जाता था, ठीक है ना। खास करके जो अफीम की कृषि होती है और नील की कृषि होती थी, उस क्षेत्र में इनसे ज्यादा काम करवाया जाता था। और ये लोग आजीवन इनके आगे काम करते थे, क्या करते थे, आजीवन इनके आगे काम करते थे, ठीक है ना। और आजीवन काम करने के लिए इनको क्या बोला जाता था, बंधुआ मजदूर, क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूर कहा जाता था। किनको, जो कम्योटी प्रथा थी जिसके अंदर कमिया जाति के लोग क्या काम करते थे, काम करते थे। तो इस प्रथा ने यहां के लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया और यही कारण है कि यहां पे जो छोटे किसान थे या मजदूर थे उनको आत्महत्या करने तक इस प्रथा ने क्या किया था, मजबूर कर दिया था। अब बात करते हैं एक और प्रथा की जो काफी ज्यादा प्रचलित हुई और लंबे समय तक भारतीयों को इससे क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। बात कर लेते हैं तिनकटिया प्रथा की, किसकी, तिनकटिया प्रथा। देखिए तिनकटिया प्रथा की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो बिहार का क्षेत्र है और इसमें जो चंपारण है, क्या है, चंपारण का जो क्षेत्र है, इस चंपारण वाले क्षेत्र में क्या थी, तिनकटिया प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी। इसमें क्या था, किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पे, कितने पे, 3/20 भाग के ऊपर नील की कृषि करना आवश्यक कर दिया था। देखिए अंग्रेजी सरकार ने इस तरह के प्रावधान यहां पे किए थे कि जो चंपारण का क्षेत्र है यहां पे जितने भी किसान होंगे उन किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पे क्या है, नील की कृषि करना आवश्यक होगा। और ये जो नील है ये मुख्य रूप से जो कपास होती थी, इस कपास से जो वस्त्र बनते थे, इन वस्त्रों की रंगाई में क्या है, इस नील का प्रयोग होता। ये प्रथा तब तक प्रचलित रही थी जब तक महात्मा गांधी आके आंदोलन नहीं कर देते और आगे जाके क्या हुआ, कृत्रिम रूप से रंगों को बनाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इस प्रथा को और नील की कृषि को उगाना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि जिस भूमि पे नील की कृषि की जाती थी उस भूमि की उपजाऊ शक्ति, कौन सी, उपजाऊ शक्ति जो थी, उपजाऊ शक्ति बिल्कुल कम हो जाती थी। तो इसीलिए क्या है, किसान इस कृषि को करना नहीं चाहते थे, जबकि उनके ऊपर मजबूरन ऋण का जो दबाव है वो डालकर इनसे ये कृषि करवाई जाती थी, ठीक है ना। चलिए एक और प्रथा की बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं दुबला हाली प्रथा। कौन सी, दुबला हाली प्रथा। देखिए दुबला हाली प्रथा का भी इतिहास में काफी ज्यादा जिक्र मिलता है और ये मुख्य रूप से जो गुजरात का सूरत का क्षेत्र है, कौन सा,
सूरत का क्षेत्र है, इस सूरत वाले क्षेत्र के अंदर क्या थी, दुबला हाली प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी। ओके, ये दुबला क्या होते थे या दुबला हाली क्या थे, ये भूदास हुआ करते थे। क्या थे, भूदास। भूदास का मतलब आप ये समझ लीजिए, ये भी एक तरह के क्या थे, बंधुआ मजदूर थे। ठीक है ना, ये लोग जो इनका स्वामी होता था, क्या होता था, स्वामी होता था या इनका जो मालिक होता था, उसको ये लोग अपना और अपनी संपत्ति का और अपनी संपत्ति का स्वामी मानते थे। क्या मानते थे, स्वामी मानते थे। मतलब दुबला हाली सूरत वाले क्षेत्र में प्रथा प्रचलित हुई। यहां पे क्या होता था कि एक बार यदि किसी जमींदार ने कोई ऋण दे दिया तो ये दुबला हाली लोग क्या काम करते थे, उसके भूदास बन जाते थे, उसके भूमि के दास बन जाते थे। और ये लोग अपने और अपनी भूमि का स्वामी किसको मानते थे, स्वामी मानते थे उस जमींदार को। किसको, उस जमींदार को मानते थे। और उसके बाद उनकी भूमि पे उपजाई जाने वाली या पैदा होने वाली सारी की सारी फसल के ऊपर और उससे प्राप्त होने वाले सारे लाभ के ऊपर जो मालिकाना हक रहता था वो जमींदार का रहता था। तो इस तरह से देखा जाए तो इन चारों पांचों प्रथाओं में क्या है, लगातार किसानों का क्या हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। और इस शोषण में चार चांद लगाने का काम कौन कर रहा है, चार चांद लगाने का काम कर रहा है खाद्यान्न में आने वाली लगातार गिरावट, जो कि आगे जाके हमें बताएगी कि अकेले बंगाल में 90 लाख से ज्यादा लोग, 90 लाख से ज्यादा लोग क्या है, जो भूखमरी होती है, क्या भूखमरी के कारण क्या थे, मर गए थे। ठीक है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या काम किया, भारत में आए, भारत में आने के बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करके भारतीय किसानों से कृषि करवाई और कृषि करवा के उनके धीरे धीरे उनका शोषण करना स्टार्ट किया। और उसके बाद लगातार उनको क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, बंधुआ मजदूर बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि दास प्रथा का अंत पहले ही हो गया था, ठीक है ना, परंतु फिर भी क्या है, एक नए तरीके का प्रयोग किया जिसके तहत इन्होंने क्या किया, भारतीय किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो अगर यहां से एग्जाम की नजर से पूछा जाए तो जो तिनकटिया प्रथा है, तिनकटिया प्रथा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। यहां से जो नील का परसेंटेज था वो अनेक बार पूछा गया है, किसकी पैदा होती है इस प्रश्न को भी पूछा गया है। ओके, इसका भूमि पे क्या प्रभाव पड़ता है ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ओके, दुबला हाली से प्रश्न आया था कि ये किस क्षेत्र में थी, तो याद रखना ये सूरत वाले क्षेत्र में थी। और जो कम्युनिटी प्रथा थी इसके बारे में भी पूछा गया है, ये किस क्षेत्र में प्रचलित थी, तो बिहार और उड़ीसा में थी। और कौन करते थे, कमिया जाति के लोग इस चीज के अंदर भाग लेते थे। और यदि ददनी प्रथा की बात की जाए तो ददनी प्रथा से इस बार प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, लगातार इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस बार ददनी प्रथा के ऊपर भी संभावनाएं ज्यादा बनी रहेगी। और यहां से जो प्रश्न आता था, आ सकता है कि इसके अंदर ऋण कौन देता था, तो ऋण एडवांस में दिया जाता था या एडवांस पैसा पहले किसानों को दे दिया जाता था और उसके बाद उनसे मजबूरन क्या है, व्यापारिक कृषि करवाई जाती थी। तो ये थी हमारा कृषि का व्यवसायीकरण और उससे रिलेटेड क्या है, जो कुछ प्रथाएं हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम रेलवे की बात करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विस्तार किया, कहां से कहां तक रेल बिछाई गई, कौन सी कंपनी इसके अंदर भाग ले रही थी। तो चलिए अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।